नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ ने दावा किया है कि जल्द ही पुतिन यूक्रेन के युद्ध को यूरोप के अन्य देशों तक ले जा सकते हैं और उनका ये प्लान बहुत ज्यादा घातक होगा। पुतिन ने एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। पुतिन ने यूरोप के बीचों बीच न्यूक्लियर वॉर ड्रिल पूरा कर लिया है, जिससे नाटो देश भी घबराए हुए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना युद्ध यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर शुरू हो सकता है। देखिए यह रिपोर्ट। पिछले 2.5 महीने से ये चेहरे पूरी दुनिया पर हावी। पुतिन, ज़ेलेंस्की, बाइडेन। जब यूरोप सुलग रहा है, जब यूरोप एक बहुत बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ बाइडेन की भी चर्चा हो रही है। क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है? ये सवाल पुराना हुआ, इसलिए रुकिए, कुछ देर के लिए भूल जाइए पुतिन, ज़ेलेंस्की और बाइडेन। भूल जाइए कि पिछले 2.5 महीने में क्या हुआ। कुछ देर के लिए भूल जाइए रूस, यूक्रेन, नेटो और अमेरिका को, क्योंकि इस वक्त दुनिया की 2 और बड़ी ताकत टकराती हुई नजर आ रही है। एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहां जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर यहां युद्ध शुरू हो गया तो यूक्रेन की तबाही मामूली लगेगी। अगर यहां हमले हुए तो रूस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस वक्त एशिया की 2 बड़ी पावर चीन और जापान आमने सामने आ चुके हैं। शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच बड़ी टक्कर का खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है भारत से 4500 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। यहां समंदर में चीन और जापान के बीच ऐसा उबाल आया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड मीडिया का फोकस यूक्रेन के साथ साथ जापान और चीन पर चला गया है। ये हेडलाइंस बताती हैं कि जापान और चीन के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है, खतरा युद्ध का है। अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप के अखबार इस वक्त जापान और चीन के बीच तनाव पर जमकर रिपोर्ट छाप रहे हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में जंग के साथ साथ दुनिया एक और युद्ध को बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे सामने 2 बहुत बड़े देश हैं, दोनों ही ताकतवर हैं। यहाँ रूस और यूक्रेन वाला मुकाबला नहीं, बल्कि चीन और जापान की शक्ल में टक्कर 2 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों और 2 बड़ी मिलिट्री पावर के बीच युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। चीन और जापान की टक्कर को कैसे देखा जा रहा है, वो भी समझिए। एक का शाओलिन और दूसरे का समुराई फाइटर इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो एशिया में यूक्रेन से बड़ी कयामत आएगी। ये तलवारों की नहीं, बल्कि इलाकों को लेकर एक ऐसी बाजी है जिसमें कोई भी 1 इंच जमीन या इलाका भी नहीं हारना चाहेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो प्रशांत महासागर और उससे लगे समंदरी गलियारों में चीन का दबदबा नहीं सहेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो उन टापुओं पर चीन का कब्जा नहीं होने देगा जिन पर उनका ऐतिहासिक हक रहा है। जापान की नौसेना से लेकर जापान की वायुसेना तक इस वक्त चीन से लगे समंदरी इलाकों पर लगातार गश्त कर रही है और दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर पर चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ जापान ने बिगुल बजा दिया है। 自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を重層的に進めていくことを確認いたしました。
दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त ताइवान के बहुत करीब युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वहीं उसकी नौसेना इस वक्त जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर कर रही है। यही वजह है कि जापान अब पूर्वी चीन सागर में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन के कब्जे की आशंका जताई जा रही है। मुद्दा बस ये है कि चीन ये कब करने जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चीन की हरकतों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। यही वजह है कि जापान की वायुसेना लगातार समुद्री सीमा को चीन से बचाने के लिए एयर पेट्रोलिंग कर रही है। इसमें जापान के F-15 फाइटर जेट भी शामिल है, जो जापान ने अमेरिका से खरीदे थे। ये हर लिहाज से चीन के किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर लड़ाकू विमान माने जाते हैं। जापान के पास ऐसे करीब 200 फाइटर जेट हैं और ये जापान की वायुसेना की बैकबोन कहे जाते हैं। इसके अलावा जापान के F-2 फाइटर जेट, जो अमेरिका के F-16 की नकल कहे जाते हैं, वो भी लगातार जापान के आसमान और पूर्वी चीन सागर के आसपास गश्त लगा रहे हैं। जापान के इस विमान की 6 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 विमान होते हैं। लेकिन जापान की नई ताकत F-35 स्टेल्थ फाइटर है, जो उसने अमेरिका से खरीदा है। जापान के पास ऐसे 23 विमान, जबकि ऐसे 120 से ज्यादा विमान उसकी एयरफोर्स में और शामिल किए जाएंगे। यह हवाई ताकत जापान को चीन के किसी भी एयर अटैक को काउंटर करने की शक्ति देती है, क्योंकि चीन के पास इस जहाज के मुकाबले में कोई भी भरोसेमंद जहाज नहीं है। चीन में उसके J-20 स्टेल्थ फाइटर और उसकी खूबियों को लेकर पहले से कई शक जताए जाते रहे हैं। हालांकि चीन को लेकर जापान के डर की वजह ऐसी है जिससे ऑस्ट्रेलिया भी इत्तेफाक रखता है। हाल ही में चीन और प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप समूह के बीच एक सामरिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीन अपना नेवल बेस बना सकता है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा फिक्र में है। चीन से खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड पर जोर दिया है। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठजोड़ जिसे चीन के काउंटर के तौर पर देखा जाता है। We have seen that bullying, we have seen that coercion in our own region. We've seen it from China, we've seen it from Russia, we've seen it from other nations from time to time, and the world needs to deal with this. यानी प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत को लेकर जो खतरा जापान को है, वही खतरा अब ऑस्ट्रेलिया को भी नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले समझिए कि जापान को चीन से क्या खतरा नजर आ रहा है। इस मुद्दे को कम वक्त में बहुत ही डिटेल में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे का इससे गहरा ताल्लुक है। जापान को लग रहा है कि चीन ताइवान पर जल्दी युद्ध छेड़ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कह चुके हैं कि ताइवान में शांति और स्थिरता जापान की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है और वो चाहते हैं कि ताइवान को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाए। 日方如果真的希望东亚和平稳定，就应该立即停止挑动大国对抗，多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事儿。 जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध ना करके उसका खुला समर्थन किया है। और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी रूस और चीन की आपसी करीबी भी जापान को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। सोलोमन आइलैंड और चीन के समझौते ने जापान की फिक्र बढ़ा दी है। सेनकाकू द्वीपों पर चीन के दावों से जापान पहले से ही गुस्से में है। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं।
ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन के पूर्व दिशा में, जबकि जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं, जिन्हें सेनकाकू आइलैंड के नाम से दुनिया जानती है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं और ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल 1895 से, लेकिन 1970 में चीन ने द्वीप पर दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। भारत भी जापान से ऐसे ही कुछ विमान खरीदना चाहता था, लेकिन विमान की कीमत और बाकी वजहों को लेकर इस पर डील आगे नहीं बढ़ पाई। खैर, US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान की इमरजेंसी वाली डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन नेवी को लेकर दोनों देशों का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डाल लीजिए। क्योंकि जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो, लेकिन उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। चीन के 350 जंगी जहाजों के मुकाबले जापान की नेवी में 155 जहाज हैं, लेकिन जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, जबकि चीन के पास 2 ही हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर एक लैंडिंग शिप की तरह भी काम करता है और यह आसपास के टापुओं या दुश्मन के किनारों पर तेजी से ज्यादा फौज तैनात कर सकता है। जापान के पास 35 डिस्ट्रॉयर यानी बड़े जंगी जहाज हैं, जबकि चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन जापान के डिस्ट्रॉयर चीन के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हैं। इनमें भी उसी तरह के हथियार और लंबी दूरी की रेंज वाले रडार हैं, जिससे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर लेस हैं। हालांकि चीन अब 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है, जबकि उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब कंस्ट्रक्शन की आखिर स्टेज पर पहुंच चुका है। फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी चीन के लिए बड़ी ताकत माने जाएंगे, लेकिन अगर जापान से चीन का युद्ध होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका भी इसका हिस्सा बनेगा और फिर उसकी नौसेना का गुस्सा भी चीन पर कहर बनकर टूटेगा। अमेरिका की नेवी किसी भी लिहाज से चीन से मजबूत है, इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएगा। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया का तो हमने जिक्र किया ही नहीं, जो अक्सर अपना मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है और जापान और चीन के युद्ध में किम जोंग चीन का ही साथ देगा। इसलिए एशिया में युद्ध का ये वाला थिएटर बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। और यूक्रेन झुलस रहा है। रूस की फौज यूक्रेन की सबसे बिजी बंदरगाह ओडेसा पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है। ओडेसा पर कब्जा होते ही यूक्रेन पूरी तरह से लैंडलॉक देश बन जाएगा। मतलब यूक्रेन का समुद्र से होने वाला सारा विदेशी व्यापार बंद हो जाएगा और रूस का काला सागर पर दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त रूस में विक्ट्री डे वाली फुलझड़ियां छूट रही, ठीक उसी वक्त यूक्रेन का ओडेसा बम से बर्बाद हो रहा था। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला। ये हमले किसी टैंक से नहीं किए गए, बल्कि ओडेसा में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का कहर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है। ओडेसा करीब करीब मलबे में तब्दील हो चुका है। समंदर किनारे बसे शहर की खूबसूरती वीराने में बदल गई।
ओडेसा के मेयर से सुनिए पुतिन के आक्रोश की तबाही और बर्बादी वाली दास्तां। Попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб 1 человек, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов. रूस ने फिलहाल मारियुपोल और बर्दियांस्क जैसे बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही उसकी सेनाओं ने निकोलेव और ओडेसा को भी पूरी तरह सील करने के साथ ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है। पुतिन मानकर चल रहे हैं कि जमीन पर अब तक नहीं झुके ज़ेलेंस्की समंदर को सील करने से सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुतिन की सोच के पीछे की वजह को समझने के लिए आपको ओडेसा का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ओडेसा यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। खेरसोन पर पुतिन का पहले से कब्जा है और ओडेसा पर भी रूस नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो यूक्रेन का काला सागर से संपर्क टूट जाएगा। दक्षिण में क्राइमिया पर भी रूस का ही कब्जा है और इसी के चलते दक्षिणी हिस्से में अजोव सागर से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है। रूस ने यूक्रेन से लगे मोल्दोवा में भी विद्रोहियों का समर्थन किया है। इस तरह से जब काला सागर और अजोव सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट हो जाएगा तो यूक्रेन एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो जाएगा। ओडेसा पर मिसाइलों की मार से ज़ेलेंस्की की कमर टूटना तय है, क्योंकि ओडेसा में पुतिन का पताका फहराने का मतलब सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों के लिए झटका होगा जो काला सागर के रास्ते यूक्रेन से राशन मंगवाते हैं। पुतिन को पता है कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, ज़ेलेंस्की यूरोप को राशन कम भेज रहे हैं और काला सागर के रास्ते हथियार ज्यादा मंगवा रहे हैं। इसी कनेक्शन को पुतिन काटना चाहते हैं और ओडेसा को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। मतलब यूक्रेन के पास कोई भी बंदरगाह नहीं बचेगा। समंदर के रास्ते आने वाले यूरोप के हथियार यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओडेसा पर रूसी झंडा फहराने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा। रूस का एरोड़ा यूरोप की रोटी का कटोरा कहे जाने वाले यूक्रेन के खाने पीने के सामान के निर्यात को रोक देगा, क्योंकि काला सागर के रास्ते ही यूक्रेन का खाद्यान्न यूरोप पहुंचता है। ये तथ्य है कि साल 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। 2021 में उसका कृषि निर्यात करीब 25% तक बढ़ा। इसमें गेहूं, मक्का और दूसरे अनाज शामिल हैं। साथ ही सब्जियां और खाने वाला तेल भी वहां से बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यही नहीं, यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन का निर्यातक है। ब्लैक सी में रूस की रुकावट की वजह से इन देशों को यूक्रेन के खाने के प्रोडक्ट के बिना ही रहना होगा। यानी पुतिन एक तीर से 2 टारगेट साध रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक रूप से तबाह करने की और यूरोप पर यूक्रेन की मदद कोस तक नहीं पहुंचने देने की। ज़ेलेंस्की की कातर पुकार इसीलिए है। ज़ेलेंस्की को पता है कि ओडेसा हाथ से निकला तो अंजाम बहुत बड़ा होगा। Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту, сплачена 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна